सबसे पहले बेटा अपन इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ये जैसे एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में चार्ज है वो फ्लो हो रहा है। हम कह रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज या डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज है वो फ्लो हो रहा है। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है और उसमें से डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो करंट है, द rate of flow of charge, the rate of flow of charge per unit time is called electric current. Electric current. The rate of flow of charge per unit time is called electric current. मतलब अपन कह रहे कि यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट टाइम कैसे, जैसे अपन कह रहे हैं कि अगर मैं एवरेज करंट की बात करता हूँ, एवरेज करंट एवरेज करंट को अपन कुछ इस टाइप से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एवरेज करंट क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज करंट को अपने कहा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू जो है वो टोटल चार्ज फ्लो है और डेल्टा टी टोटल टाइम टेकन है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो करंट की एसआई यूनिट कूलॉम पर सेकेंड और उसी को हम एम्पियर कहते हैं। एम्पियर ऐसा यूनिट है कूलॉम पर सेकेंड एंड दैट इज कॉल्ड एम्पियर। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट को अपन स्टेट एम्पियर कहेंगे। हालांकि बहुत रेयरली पूछा जाता है बट फिर भी एज ए इंफॉर्मेशन अपने को याद होना चाहिए, स्टेट एम्पियर। दूसरा अपन कहेंगे कि अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इसमें डायरेक्शन है बट ये वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसको स्केलर कहेंगे। तो ये अपन कह रहे कि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, तो अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट, देखो आप कहोगे सर इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, हमें पता है कि करंट किधर जा रही है, एरो से हम डायरेक्शन बता रहे हैं, उसके बावजूद भी अपन कह रहे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर सम रूल। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अपन रिजल्टेंट फाइंड करना तो क्या लिखते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जबकि अपन कह रहे कि इलेक्ट्रिक करंट इस टाइप का फॉर्मूला फॉलो नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज a scalar quantity, a scalar quantity, hence it does not follow, sorry, scalar quantity electric current does not follow the vector sum rule, hence it is scalar quantity। इसलिए हम इसको स्केलर कहेंगे। इसमें डायरेक्शन होते हुए भी इसको स्केलर कहने का रीजन है
कि ये वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करती। अभी एवरेज करंट के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट का। एवरेज करंट हमने फाइंड किया और सेकेंड अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट को सिंपल आई से डिनोट करेंगे। हम कह रहे हैं कि जैसे अभी हमने कहा एवरेज करंट, एवरेज करंट हमें मिला डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी था। अगर हम इंस्टेंटेनियस करंट इफ हम कह रहे हैं इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो बेटा, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है, देन डेल्टा क्यू आल्सो टेंड्स टू जीरो होगा। और जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा क्यू टेंड्स टू भी जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एवरेज करंट इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये अपने पास है। और एवरेज करंट को अपन क्या कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होगा। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डी क्यू बाई डी टी के इक्वल होगा। तो ये अपने पास इंस्टेंटेनियस करंट है आई इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब हम ये कह सकते हैं द इंस्टेंटेनियस rate of flow of charge, rate of flow of charge with respect to time is called instantaneous current. इंस्टेंटेनियस करंट। अगर अपन कह रहे हैं कि आई टाइम का फंक्शन दिया हुआ है और उसका बेटा टी के रेस्पेक्ट सॉरी क्यू चार्ज टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एक एग्जांपल अपन देखते हैं, द चार्ज इन charge in a conductor at any time t is given by q equals to 2t square plus 3t plus 4 coulomb है। then find the electric current at t equals to 2 second। t equals to 2 सेकेंड पर उसके इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। यस फाइंड करो बेटा, इसको अपन कह रहे हैं। अभी हमने कहा करंट एट एनी टाइम टी बेटा, आई इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी बेटा। हम q का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 ये अपने पास है। यहाँ से अपन कहेंगे कि 2t स्क्वायर का कितना हो गया बेटा 2t प्लस 3 हो गया है ना। तो t का 3.5 एम्पीयर होगा। कितना, सॉरी 3.5 एम्पीयर। नो 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 रॉन्ग है। देखो बेटा कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू अपने को मिला 4t प्लस 3 बेटा। तो आई एट t इक्वल्स टू 2 पूछा है तो अभी t की जगह 2 रखना है। 4 इंटू 2 प्लस 3 बेटा, तो 4 टू जा 8, 8 प्लस 3 कितना होगा 11 एम्पियर बेटा। दैट इज द आंसर। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एट एनी टाइम t is given by I equals to 2t plus 1 ampere, then find
then find the average current for average current between t equals to 0 to t equals to 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज करंट अपनी को फाइंड करना है। अभी देखो एवरेज करंट बेटा कैसे फाइंड करेंगे, ट्राई करोगे? कोई भी फंक्शन अगर y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है और उसका एवरेज फाइंड करना है तो एवरेज को बेटा अपन एज ए फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, 1/x2 माइनस x1 लिमिट x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डी। ये इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अपन देखते हैं। इसी फॉर्मूले को अपन डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि जैसे एवरेज आई हो गया बेटा, और इसको अपन फॉर्मूले में लिखेंगे t2 माइनस टी1 लिमिट t1 टू t2, और ये बेटा आई डी टी। अभी वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/2, t1 की वैल्यू बेटा 0 लिमिट 0 टू 2, आई की वैल्यू कितना है 2t+1 इंटू डी टी। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/2 और ये अपने पास 0 टू 2 2t+1 डी टी बेटा। अब इसको इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन बेटा कैसे करेंगे बोलो, 1/2 सेम एज इट इज, फिर 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, t का dt के रेस्पेक्ट में लिमिट 0 टू 2 प्लस इंटीग्रेशन dt बेटा लिमिट 0 टू 2 हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला 1/2, ये बेटा 2 हो गया, t का dt के रेस्पेक्ट में t² 2 लिमिट 0 टू 2 प्लस dt का t हो गया लिमिट 0 टू 2 हो गया। मीन्स यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। मीन्स यहाँ से 1/2 बेटा, पहले t की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस बेटा 2 माइनस 0, तो हमें मिला 1/2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बेटा एंड 6/2 कितना हो गया 3 एम्पियर। ये वेलोसिटी को बेटा अपन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जैसे कंडक्टर है, उस कंडक्टर के कंडक्शन बैंड में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपन कह रहे हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मोशन करेंगे तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट बेटा डी है, और उसका टाइम टेकन वो अपन कह रहे हैं कि टी के इक्वल है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन कहेंगे द नेट ड्रिफ्ट displacement of electron per unit time। सर आपकी आवाज कट हो रही है। the net displacement अभी भी कट हो रही है। net displacement per unit time। आ रही है बेटा अभी आवाज? वो इलेक्ट्रॉन बेटा अपन कह रहे कि यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है और एक दूसरे पॉइंट तक जा रहा है बेटा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन कह रहे कि इस टाइप से रैंडम मोशन करता हुआ वो मोशन कर रहा है। तो अभी अपन कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर अपने को डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं, एक तो ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अपॉन टोटल टाइम टेकन हो गया, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं। दूसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला अपन यहाँ पर देखेंगे, द वी डी इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे हैं कि लैम्डा अपॉन टू बेटा, और लैम्डा को वी डी, लैम्डा को अपन कहेंगे मीन फ्री पाथ। यहाँ पे अलग से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, लैम्डा जो है उसको अपन कहेंगे मीन फ्री पाथ बेटा, मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू
successive collision. The displacement between two successive collision is called mean free path. दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको अपन क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ. द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सर टू. हाँ. सर लैम्डा के नीचे वो टॉर्क है। हाँ, वो टॉर्क नहीं है, उसको अपन लिखेंगे. तो मीन फ्री पाथ को बेटा अपने का द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन टर्म. टोटल अपन कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉलिजन. मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसे डी है, पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डी है, और उसको नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड करेंगे तो अपने को मीन फ्री पाथ मिल जाएगा, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. और जो टो जो लिखा हुआ है उसको अपन कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. टो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा. और रिलैक्सेशन टाइम है क्या, तो उसको बेटा अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. दो कॉलिजन होने में जो टाइम लगेगा उसको अपन उस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे. द टाइम टेकन, द टाइम टेकन बिटवीन टू successive collision, the time taken between two successive collision is called relaxation time. The time taken between two successive collision is called relaxation time. तो मीन फ्री पाथ क्या हुआ, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो हम इसको कह सकते हैं मीन फ्री पाथ अपॉन रिलैक्सेशन टाइम. और मीन फ्री पाथ होता है द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, और रिलैक्सेशन टाइम होता है द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन. तो ये बेटा अपन कह रहे कि किसी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. अभी अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा रिलेशन देखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आधा चैप्टर अपन कह रहे कि इसी पर बेस्ड है. तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन ये बेटा एग्जाम में भी अपने को रिलेशन प्रूफ, इसका प्रूफ पूछा जाता है. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो अपन यहाँ पर देखेंगे. ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक सपोज कंडक्टर है, और उस कंडक्टर में अपन कह रहे कि करंट फ्लो हो रही है. ये बेटा आपने एक कंडक्टर लिया और उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया. ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि प्लस माइनस, ये वी वोल्टेज की एक बैटरी है, और इसमें बेटा अपन कह रहे कुछ इस टाइप से करंट फ्लो होगा. ये अपन कह रहे कि कंडक्टर पी क्यू है. यहाँ का पोटेंशियल बेटा वी, जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है उसका पोटेंशियल जीरो. अभी बेटा कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बेटा. तो कंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन बैंड है उसमें बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. इस टाइप से अपन कह रहे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है.
ये अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसका क्रॉस सेक्शन बेटा अपन कह रहे कि ए के इक्वल है। ये जैसे कंडक्टर है और उसका क्रॉस सेक्शन आपने ए लिया, उसकी लेंथ बेटा अपन कह रहे कि एल के इक्वल है, इस कंडक्टर की लेंथ एल के इक्वल है और इसका क्रॉस सेक्शन ए के इक्वल है। ये बेटा इसका क्रॉस सेक्शन है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बेटा अपन कह रहे कि इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू वी बाई एल होगा और उसकी डायरेक्शन अपन कह रहे पी टू क्यू होगा बेटा, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स बेटा किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा अपन कह रहे कि मोशन करेंगे, एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को कॉलिजन करते हुए ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अपन कह रहे कि क्यू से पी की तरफ मूव करेंगे। तो अभी अपन क्या कह रहे हैं, when we apply when we apply the electric potential V to the conductor PQ of length L and cross section A, then due to presence of electric field, the electrons present in the conduction band experience an electric field experience an electric field conduction band experience an electric field experience an electric field electric force बेटा, experience an electric force opposite direction opposite direction of the electric field, experience an electric force opposite direction of the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन कह रहे कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स होगा क्या बेटा, तो अपन कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो होता माइनस ई इंटू ई वैक्टर। ये अपन कह रहे कि फोर्स है, ये फोर्स अपन कह रहे कि हर इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और उसको अपन लिख रहे माइनस ई इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो V बाई एल के इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन एल। तो हम फोर्स को कह सकते हैं माइनस ई V अपॉन एल बेटा, ये अपन कह रहे कि फोर्स। बोलो बेटा कोई डाउट इसमें इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बेटा। V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V अप्लाइड जो पोटेंशियल है बैटरी का उसको डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एल कंडक्टर की लेंथ है। अभी इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण हर इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेटेड मोशन करेगा, तो अपन कह रहे हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स
due to the electric force, the electrons starts the accelerated motion with acceleration with acceleration। तो acceleration बेटा क्या होगा, माइनस ई बाई एम, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई वी अपॉन एम एल। ये अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलेशन होगा। और जब अपन कह रहे कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट मोशन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में इलास्टिक कॉलिजन करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे ड्यूरिंग accelerated motion the electrons do the elastic collision between during accelerated motion the electrons do the elastic collision between collision do the elastic collision with each other and do the drift motion। do the drift motion, ये तो बेटा अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट मोशन कर रहा है। और अभी अपन कह रहे कि जब ड्रिफ्ट मोशन मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन करता है तो उसकी ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक तो फॉर्मूला बेटा अपने पास क्या है, वी डी इक्वल टू अभी हमने कहा मीन फ्री पाथ अपॉन बेटा रिलैक्सेशन टाइम। जो दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम, उसको रिलैक्सेशन टाइम का, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वो लैम्डा है, मीन फ्री पाथ है। अभी बेटा अगर मैं इसको मोशन इक्वेशन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करता हूँ तो क्या होगा, देखो ये नोट कर दिया। फर्स्ट मोशन इक्वेशन को अपन कह सकते हैं कि वी डी इक्वल्स टू बेटा अपन कह रहे कि यू प्लस ए इंटू टी के इक्वल होगा। और जो अपन कह रहे कि एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो बेटा जीरो के इक्वल होता है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको बेटा अपन लिख सकते हैं ए इंटू टी के इक्वल होगा, और टी को टो लिख सकते हैं। ए की वैल्यू क्या बेटा माइनस ई बाई एम इंटू टू, या पोटेंशियल के फॉर्म में लिखे तो माइनस ई वी अपॉन एम एल इंटू टू के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो हमने वी डी इक्वल टू लिखा ई अपॉन एम इंटू टू, या बेटा माइनस ई वी अपॉन एम एल इंटू टू। ये बेटा अपन कह रहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अभी अपन कह रहे कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में बेटा इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेट करना है। तो हम यहाँ पर कह रहे कि लेट द कंडक्टर हैज conductor PQ has the number density n, number density को बेटा अपन कह रहे कि n है, और नंबर डेंसिटी को अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का। नंबर डेंसिटी वो n है। तो, हाँ तो वो थर्ड स्टेप पे वो इनिशियल जीरो हो गया, हम्म, एटी बाकी रहा, तो एटी में वो टो कैसे आएगा, ए टी टो। टाइम को टोर से डिनोट कर दिया है। एटी तो जनरल होता है, हम इसमें कौन सा टाइम मेजर करते हैं, दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम मेजर करते हैं, इसलिए टी को अपने टो ले लिया।
अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि लेट द कंडक्टर PQ हैज नंबर डेंसिटी n, और नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो स्मॉल n के इक्वल है। तो अगर मुझे यहाँ पे करंट फाइंड करना है बेटा, तो करंट को अपन क्या लिख सकते हैं? चार्ज अपॉन टाइम टेकन। और चार्ज को क्या लिखेंगे? तो चार्ज को बेटा नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को अपने लिखा A इंटू एल, इंटू बेटा अपन कह रहे कि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम t हो गया, और उसको अपन कह सकते हैं NEA L अपॉन टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वो क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। तो I को अपन लिख सकते हैं NEAVD, ये रिलेशन हो गया। जहां पर अपन कह रहे कि VD, ये हमने लिखा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में बेटा क्या रिलेशन मिला? I इक्वल्स टू NEAVD, ये फॉर्मूला याद रखना। I इक्वल्स टू NEAVD, NEAVD, ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बेटा रिलेशन है। यहाँ पे n जो है उसको अपन कहेंगे नंबर डेंसिटी। बेटा ये याद रखना, टर्मिनोलॉजी क्या यूज किया? नंबर डेंसिटी। और नंबर डेंसिटी होता है क्या है? तो उसको अपन कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। मतलब हम इसको कह सकते हैं n इक्वल्स टू n बाई वी के इक्वल होता है। ये नंबर डेंसिटी हो गया। फिर बेटा E जो है वो है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा क्या होता है? बोलो। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 6 into 10 raised to power 9 माइनस minus 9. 19 कूलम की चार्ज है। ए है वो क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है, और वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। वीडी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपनी को ये रिलेशन मिला बेटा I इक्वल्स टू NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में रिलेशन है। नोट करो इसको। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर a given physical condition, given physical condition, the electric potential, the electric potential is directly proportional, is directly proportional to, for a given physical condition, the electric potential is directly proportional to the flowing current, flowing current. For a given physical condition, the electric potential is directly proportional to the फ्लोइंग करंट बेटा। जैसे ये अपन कह रहे कि एक कंडक्टर है बेटा, इस कंडक्टर के अंदर अपन कह रहे कि आई करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस बेटा अपन कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है।
अनप्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट बेटा अपन ऐड करते हैं, तो ये अपने लिखा आई आर, वी इक्वल्स टू बेटा आई आर, और जो आर है उसको बेटा अपन कहेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। आर यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, एंड which is called रेजिस्टेंस बेटा, रेजिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को अपन रेजिस्टेंस कहेंगे। अगर हम यहाँ से बेटा आर देखें तो आर किसके इक्वल होगा, वी अपॉन आई के इक्वल। आर किसके इक्वल है, वी अपॉन आई। वी की यूनिट क्या होता है बेटा, वोल्ट। आई की यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो आर एम्पियर। वी अपॉन आई है, उसको अपन वोल्ट पर एम्पियर कहेंगे, और वोल्ट पर एम्पियर उसी को बेटा अपन ओम कहते हैं। क्या कहेंगे, ओम। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है वो ओम है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर उसी को बेटा अपन ओम कहेंगे। अगर हम यहाँ पे बेटा देखें कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस है क्या, जैसे हमने कहा कि वोल्ट पर एम्पियर उसको अपन ओम कहेंगे, और आर की वैल्यू क्या होगा बेटा, वी अपॉन आई के इक्वल होगा। अगर अपने को वोल्टेज दिया हुआ है, करंट पता है, तो वी अपॉन आई वो रेजिस्टेंस आर के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक। यस। चलो अभी बेटा अपन रेजिस्टेंस को, ये तो अपने ओम्स लॉ डिफाइन किया, अभी अपन रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि तो अगर एक रेजिस्टिविटी भी होता वो, है, राइट? हाँ वो आगे देखेंगे। ये रेजिस्टेंस अपन पहले डिफाइन कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस होता क्या उसको बेटा अपन देख रहे हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बेटा अपन आर से डिनोट करेंगे, और रेजिस्टेंस है क्या, तो हम कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू इट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब अपन कह रहे हैं कि मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट फ्लो का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को अपन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, property of the material by virtue it opposes the flow of current, it opposes the flow of current। तो रेजिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है बेटा। अभी बेटा अपन कह रहे कि जैसे रेजिस्टेंस हमने कहा, क्या फॉर्मूला मिला बेटा, V अपॉन आई। बट रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि रेजिस्टेंस ये R इक्वल्स टू V अपॉन आई है, बट रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक करंट। Resistance does not depend on the electric potential V and the electric current I। तो बेटा किस पे डिपेंड करेगा, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट बेटा अपन कहेंगे एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। अभी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी बेटा अपन देखें किस टाइप से ये डिपेंड कर रहा है।
तो उसको बेटा अपन इस टाइप से कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कि I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी बेटा, और वी डी को अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बेटा, एन ई ए ई वी अपॉन एम एल इंटू बेटा टू। ये हमने लिखा आई को, वी डी की वैल्यू बेटा पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ से अपन कह रहे कि वी अपॉन आई अगर फाइंड करें तो वो हमें क्या मिल रहा बेटा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, इसके इक्वल बेटा अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बेटा अभी अपने को ये याद रखना है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जहां पर एम क्या बेटा, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा एल क्या है, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। एन क्या है, नंबर डेंसिटी। ई क्या है, चार्ज। नंबर डेंसिटी को हमने कहा था बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम। ई क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, तो अपन कह रहे कि क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड टो क्या है बेटा, तो उसको अपन कहेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ये बेटा अपन कह रहे, तो एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एल बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर एन नंबर डेंसिटी, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शन, टो रिलैक्सेशन। देखो अपन कह रहे कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड्स कर रहा है, तो अभी यहाँ से बेटा अपने को पता चलता है कि रेजिस्टेंस एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है, एन नंबर डेंसिटी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, तो जो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा बेटा, और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ए क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस बेटा किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है वो अपन देखें। तो फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा। दूसरा बेटा, और रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा बेटा अपन कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए उस पर डिपेंड करेगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया के बेटा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड बेटा अपन कहेंगे नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, और नंबर डेंसिटी नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट अपन कह रहे हैं नेचर ऑफ द मटेरियल बेटा, नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब एन, उस पर डिपेंड करेगा। फिर फोर्थ बेटा अपन कह रहे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर अपन कह रहे कि रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा बेटा। टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, टो पर। तो इन चार चीजों पर बेटा अपन कह रहे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। चार चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर बेटा। अभी जैसे अपन ने यहाँ पे यस। देखा जो रेजिस्टेंस है वो V प्रोपोर्शनल टू I है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट पे बेटा कर्व ड्रॉ करता हूँ तो वो कर्व स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जैसे V है, ये बेटा अपन कह रहे कि I है, और इसमें ग्राफ अपन प्लॉट करेंगे तो ग्राफ इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस देगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा। क्लियर बेटा। तो ये अपने पास कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है,
नेक्स्ट क्लास में बेटा अपन कह रहे कि इसके आगे अपन देखेंगे टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है ना। फिर रेजिस्टिविटी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वो सब कंसेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, Yes. चलो। और जो मैंने पढ़ाया है ना उसको एक बार देख के आना, एक बार एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ लेना, जो टॉपिक अपना हो चुका है, Hmm. और इसको पूरा एकदम अच्छे से याद करना है। ठीक है। Yes.